तीसरी सेमेस्टर का ये लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट पाठ्यक्रम के भीतर वाला हिस्सा है निबंध लेखन को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल दो प्रमुख मुद्दे हैं आपके लिए, निबंध का तात्पर्य या निबंध की परिभाषा और निबंध के प्रकारों को लेकर। सविता गुड मॉर्निंग कह रही है, आप सभी को मैं गुड मॉर्निंग कह दूं और फिर इसको आगे बढ़ा दूं। देखिए, दो ही टॉपिक हमारे हैं इसमें। निबंध की परिभाषा बताकर निबंध के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ऐसे अगर आपको कुछ सवाल पूछा गया तो पूछा जाएगा। कब? जब दीर्घोत्तरी सवाल बनेंगे या ऑफलाइन परीक्षा आपकी होगी तभी। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है तो ये सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। परिभाषा पूछी जा सकती है, उसमें से एक दूसरा शब्द कटवाकर, या फिर आप कह सकते हैं कि निबंध के जो प्रकार है तो उसको ऑब्जेक्टिव स्वरूप में जो सवाल बनेंगे वही पूछा जाएगा। मूल किताब जो आपकी है उसमें या पाठ्यक्रम के भीतर जो है उसमें आपको निबंध पूछा जाना है। निबंध होगा और वो आप चाहे तो 15 अंकों के लिए निबंध लिख सकते हो, या फिर टिप्पणी के भीतर अगर कह दिया कि इस पर आप संक्षिप्त निबंध लिखिए तो वो निबंध वहां पर लिखना है प्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन ऑब्जेक्टिव में निबंध लिखने का मौका तो है नहीं और उस तरीके से चर्चा करना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्रिका के भीतर संभव भी नहीं है। ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन निबंध आपको कैसे पूछे जाएंगे ये मैं पाठ्यक्रम की चर्चा जब शुरुआत में की या बीच में जब की तभी भी मैंने बता दिया है कि निबंध आपको केवल वाणिज्य विषयों के साथ जुड़े हुए ही पूछे जाएंगे। इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा जो है निबंध आपको नहीं पूछे जाएंगे। सामाजिक रीति नीति, भ्रष्टाचार, या फिर पत्रकारिता, या फिर बड़ी बड़ी समस्याएं दुनिया भर की जो है या भारत के सामने जो समस्याएं हैं किसी राजनीतिक विषय को लेकर, किसी सामाजिक विषय को लेकर, यहाँ बिल्कुल आपको ये पूछा नहीं जाएगा। ये आप ध्यान में रखिए। आपको पूछा जाएगा केवल वाणिज्य विषयक और अर्थ विषयक निबंधों को लेकर ही, और यही आपका भविष्यकालीन स्रोत है। तो ये जानकारी आपको हमेशा अपने पास बनाए रखनी चाहिए और ये आपके पास उपलब्ध हो। अब आप केवल वाणिज्य की पढ़ाई ना करें, इसके अलावा अखबारी दुनिया के भीतर वाणिज्य विषयक विषयों को लेकर क्या चल रहा है, कौन से रीति नीति नियम बन रहे हैं, कुछ नई बातें जो है कौन सी आ रही है अर्थ विषयक और वाणिज्य विषयक विषयों के भीतर, पुरानी कौन सी टूटी, कौन सी परिस्थितियां हमारे इकोनॉमी पर, अर्थशास्त्र पर असर डाल रही है, ये यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। जैसे समझ लीजिए कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 या फिर कोरोना की वजह से जो एक आर्थिक मार पड़ी हुई है तो उसको लेकर पूछा जाएगा आपको। बेरोजगारी के कारणों को लेकर पूछा जाएगा, या फिर कोविड-19 के कारण मंद होता गया विकास दर, राष्ट्रीय विकास दर, इसको लेकर पूछा जाएगा, या गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर पूछा जाएगा, या प्रोडक्शन किस तरीके से बंद हो गया और फिर उसके बाद जब शुरू हुआ तो वो कैसे हुआ है उसको लेकर पूछा जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर इन हालातों के भीतर पूछने लायक है। तो ये आपका जो निबंध होगा वह आपका अध्ययन उसका मूल आधार होगा। आप मन से निबंध नहीं लिख सकते हो, आप सोचकर निबंध नहीं लिख सकते हो। आपको मार्केट में, बाजार में और समाज के भीतर जो चल रही घटनाएं हैं उन घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर आप लिख सकते हो। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है और आपने न खबरें देखी हैं, न अखबार पढ़े हुए हैं, न आसपास के माहौल से परिचित हैं, यूं आप समझ रहे हो कि ठीक है भाई कोरोना आ गया, हम पर तो कोई असर नहीं हुआ, बाकी दुनिया पर हुआ होगा, हमें क्या पता, हमें क्या करना है, ऐसा अगर आपका दृष्टिकोण है तो ये एक वाणिज्य शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते आपका बर्ताव ठीक भी नहीं होगा और आप
फिर इस तरीके की जानकारी रख नहीं रहे हो, तो आपको भविष्य में जाकर जिन क्षेत्रों में काम करना है, या फिर बीकॉम होने के बाद समझ लो बैंक में जाना है, या फिर आप सीए से जुड़े हुए कुछ चीजें पढ़ रहे हो, या फिर अर्थ विषयक बातों में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन जगहों पर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका अधूरा ज्ञान या अज्ञानी होना यहाँ पर कारण बन सकता है। तो ये चीजें जो है आपके पास हो और ये सारी जानकारी आप रखें। तो उस नाते ये पाठ का या ये जो टॉपिक आपको रखा गया है, इसका उद्देश्य ये है कि ये आपके विषय हो सकते हैं। देखिए, जो सामग्री मैं अपलोड कर चुका हूं उसमें शुरुआती दौर में निबंध का तात्पर्य और स्वरूप, और फिर परिभाषाएं जो है और स्वरूप के भीतर के कुछ मुद्दे हैं, और फिर निबंध के प्रकार 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से दे दिए, 6 प्रकारों का उल्लेख है। लेकिन बाद में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक निबंध दे दिया है। फिर इसके पश्चात जो है मुझे लगता है बेरोजगारी से भारत में बाल श्रम जो है, जो बच्चों से करवाया जाता है, उसको लेकर एक निबंध यहाँ पर है। तो 2 निबंध जो है यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर दिए हैं। एक बैंक राष्ट्रीयकरण का देश की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव, ये भी एक है अलग से मुद्दा जो है पूछा गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो देश की राजनीतिक स्थितियों पर प्रभाव पड़ा है उसको लेकर। अब इसके उल्टा भी निबंध पूछा जा सकता है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर राष्ट्रीय स्थितियों और राजनीतिक स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि बैंक केवल राष्ट्रीय बैंक के नाते नहीं चलती है। जैसे समझ लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इससे जुड़ी हुई जो दूसरे स्टेट बैंक है, जिसमें आप कह सकते हो कि बड़ौदा बैंक वगैरह, ये जो आ जाती है, हैदराबाद बैंक थी अभी वो बंद हो गई, और फिर स्टेट बैंक के भीतर इसको समाविष्ट किया गया। ऐसे दूसरे बैंक है, लेकिन आप कहें कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। तो फिर ये सरकार ने जब इन बैंकों को मंजूरी दे दी, तो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब ये समय बहुत लंबा गुजर गया कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करके, लेकिन अब कुछ नई चीजें प्राइवेट तौर पर आ रही है और राष्ट्रीयता का दर्जा उनका खत्म हो रहा है, तो एक सामाजिक उथल पुथल मच जाती है। तो उसको लेकर आपको गंभीरता से सोचना है, और उसकी जानकारी और उस तरीके का ज्ञान भी आपको रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि पोस्टल सेवा राष्ट्रीय भी है और प्राइवेट भी है, ये भी समय गुजर चुका। लेकिन अब रेल को लेकर बात चल रही है, और एक प्रायोगिक तौर पर रेल जो है प्राइवेट रेल चलाई जा रही है। तो भविष्य में जाकर आप देखिए कि जिस तरीके से सरकारी रेल गाड़ियां चल रही है, इन्हीं पटरियों पर प्राइवेट रेलें भी चलेगी, और एक नहीं, सरकारी जितनी चलती है हो सकता है उतनी या उससे दुगुनी 3 गुना भी भविष्य में चलेगी। तो ये परिवहन की एक अलग व्यवस्था तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन इसका राजनीतिक, इसका सामाजिक, इसका आर्थिक असर क्या पड़ेगा, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। हवाई यात्राओं को लेकर तो प्राइवेट और सरकारी विमान है ही, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकारी और प्राइवेट है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये एक स्पर्धात्मक दुनिया बन जाती है, और ये जरूरी होता है। तो निबंध इस विषयों को लेकर यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात आई, इसलिए मैं दूसरे कुछ निबंध के विषय और उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई ये पढ़ो, आप ये करो, इसका उत्तर इस तरीके से लिखो। निबंध आपकी तैयारी का विषय है, और आपको उसी तरीके से तैयार करना है, इसको आप ध्यान में रखें। मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है आपको निबंध की परिभाषा और निबंध के स्वरूप के साथ प्रकारों पर प्रकाश डालना है। अब देखिए, दूसरा एक नोट्स जो है मैंने जो सामग्री अपलोड की है, ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आपकी किताब के भीतर का भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ नोट्स जो है ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं।
स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे? हाँ, स्क्रीन नहीं शेयर कर रहे? स्क्रीन शेयर किया है ना। नहीं सर। यार एक मिनट, ठीक ठीक है, दोबारा मैं करता हूँ, शायद बीच में ही बंद हो गया था, तो दोबारा मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, यहाँ जो है निबंध लेखन आपकी किताब के भीतर का हिस्सा है, और फिर यहाँ नोट्स जो है ये भी आपको दिखेंगे। और फिर YouTube के कुछ लिंक जो है, निबंध लेखन, हाउ टू राइट अ ग्रेट एसे, निबंध कैसे लिखे, अच्छा अच्छा निबंध कैसे लिखे, ये अंग्रेजी टाइटल है लेकिन हिंदी में विश्लेषण है। और यहाँ हिंदी टाइटल और हिंदी में विश्लेषण है। फिर ऐसे मेंस पेपर, ये मैं जो ये लिंक जो जोड़ चुका हूँ, ये यूपीएससी एग्जाम के भीतर के निबंधों को लेकर 1 घंटा 5 मिनट, निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए डिस्क्रिप्टिव उत्तर के भीतर, मेन परीक्षा जो यूपीएससी की होती है, तो राष्ट्रीय स्तर के निबंध यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। और आपके बौद्धिक, सामाजिक, भविष्यकालीन योजनाओं को लेकर, आपके ज्ञान, आपके सोच और आपके मंसूबों को लेकर यहाँ पर आका जाता है। इंटरव्यू के भीतर भी आका जाता है, लेकिन लिखित रूप में जो डिस्क्रिप्टिव, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक जो परीक्षाएं आपकी होती है, प्रीलियम में केवल आप पास होना है, ऑब्जेक्टिव में होता है, लेकिन बाद में जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होती है, तो आपके ज्ञान को यूं एक एक शब्द को उठाकर तोला जाता है, तो लिखित स्वरूप में उस तरीके की परीक्षा ले ली जाती है। और फिर उसकी जांच पड़ताल के बाद चुनिंदा विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एक बच्चे के लिए 10 कैंडिडेट, एक एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट, या एक के लिए 5, इस तरीके से इसका रेशो होता है। और फिर 5 में से जो उचित है, बहुत अच्छा है, उसको ले लिया जाता है। तो जैसे निबंध जो है, मेन पेपर जो है यूपीएससी एग्जाम के भीतर कैसे दे दिया जाता है, उसको लेकर 1 घंटा यूट्यूब का ये लिंक जो है मैंने दे दिया है। फिर उच्च लेखन के प्रकार के तौर पर निबंधों को देखा जाता है, मतलब आपकी बौद्धिक कैपेसिटी को जो है यहाँ पर तोला जाता है। आपको निबंध निबंध मतलब आपके सोच को गति देने वाला है। बाकी सवाल और जवाब जो आप लिखते हो ना, तो वो आपको तैयारी के साथ दे देंगे, लेकिन निबंध एक ऐसी चीज होती है कि वो आप तैयारी के बिना, मतलब जानकारी तो आपके पास ढेर होती है, लेकिन उस जगह पर जाकर आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और उसको ठीक ढंग से बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। और ये काम यहाँ पर करता है, इसलिए उच्च लेखन का प्रकार है निबंध। यूज नाते आप कहे, हिंदी निबंध लेखन पद्धति जो है विस्तार से 10 मिनट में आपको, तो ये वीडियो आपको यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। मूल जो किताब आपका जो है, ये वाला जो है, इसमें ये जो जानकारी है आपको मिल जाएगी, 10-12 पन्नों तक है। पहला जो है तात्पर्य एवं स्वरूप को लेकर परिभाषा कुछ दे दी, और फिर स्वरूप को 1 2 3 4 5 6 7 मुद्दों के तहत यहाँ पर विश्लेषण केवल एक ही वाक्य के भीतर किया है। निबंध के आकार को लेकर भी बात की है, और फिर इसके बाद निबंध के भेद, और ये 6 भेद जो है यहाँ पर दे दिया। और सीधे फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या फिर इसके बाद जो है अगला जो मुद्दा आया था, बैंक राष्ट्रीयकरण का देश की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव क्या पड़ता है, और फिर भारत में बाल श्रमिकता को लेकर जो बातें चलती है उसको लेकर। तो ये 3 निबंध यहाँ पर दे दिए, लेकिन इसके अलावा मैंने जो है ये एक सामग्री अपलोड की हुई है निबंध लेखन को लेकर। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अब फिर इसके बाद जो है ये स्वरूप के कुछ मुद्दे हैं। अच्छे निबंध की विशेषताएं कौन सी होगी, तो ये निबंध की विशेषताओं को लेकर, निबंध के अंग, भूमिका, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, निबंध के अंगों के भीतर विस्तार, उपसंहार, निबंध के भेद, और निबंध के भेदों के भीतर 1 2 3 4 ये यहाँ पर है। फिर इसके बाद मैंने निबंध लेखन की परिभाषा अलग से जो है कौन कौन से विद्वानों ने कौन सी दे दी है, ये अलग से यहाँ पर दे दिया है। मुख्य रूप से निबंध के निम्नलिखित 3 अंक, कुछ चीजें रिपीट हो रही है, तो थोड़ा सा विश्लेषण के साथ मैंने
यहाँ पर दे दिए विषय के अनुसार प्राय सभी निबंध 3 प्रकार के होते, एक वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक। तो संक्षेप में ये इसका विश्लेषण है। वर्णनात्मक निबंध के भीतर क्या क्या होता है ये इसमें विश्लेषण है। फिर विवरणात्मक निबंध के भीतर क्या क्या होता है और विचारात्मक निबंध के भीतर क्या क्या होता है। निबंध, प्रबंध और लेख, इसके अंतर को लेकर प्रकाश डालने वाली एक बात यहाँ पर है। निबंध की विशेषताएं हैं और फिर इन विशेषताओं का संक्षेप में विश्लेषण भी है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसको लेकर ध्यान देने वाले बातें कौन सी है, ये यहाँ पर 10, 12, 13 जो है दे दिए हैं। फिर भारत में बेरोजगारी की समस्या, कारण और उपाय, ये एक निबंध, एक डेमो के तौर पर दे दिया है। फिर जनसंख्या वृद्धि, आबादी जो हमारी बढ़ रही है देश की, उसको लेकर एक निबंध यहाँ पर है। फिर सदाचार, ये एक निबंध, हालांकि ये आपके विषय के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन एक डेमो के तौर पर मैं आपको दे चुका हूँ। ये 3 निबंध आपको दे दिए है, लेकिन ये आप ध्यान में रखें कि ये मैंने कुछ अलग से ताकत लगाकर लिखा है, ऐसी बात नहीं है। ये गूगल में सर्च करते करके ये बातें यहाँ पर आपको दे दी है। तो आप इसको एक बार पढ़ें और पढ़कर इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वह निबंध से तात्पर्य और परिभाषा, स्वरूप के कुछ मुद्दे, फिर बाद में निबंध के प्रकार और फिर निबंध की विशेषताएं। और ये ज्यादा इस पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि आप पहली से लेकर या फिर आप कहें कि 5वीं से लेकर अब तक इन चीजों को देख रहे हो, पढ़ रहे हो और समझ रहे हो। तो नतीजा जो है, मैं ज्यादा इस पर प्रकाश डाले बिना बहुत जल्दी जो है ये लास्ट वाला टॉपिक खत्म करूंगा। तो आप मान कर चले कि जैसे ही ये खत्म होगा तो यहाँ अपना सिलेबस जो है ये कंप्लीट भी होगा। अगर अभी आपने नोटबुक निकाला हुआ है तो तुरंत मैं एक 2-3 परिभाषाएं जो बता रहा हूं इसको लिख लीजिए, और फिर हम लोग तात्पर्य वाला जो पहला मुद्दा है इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो आपने नोटबुक निकाला है? निकाला है नोटबुक? अभी आपने, आपके पास है नोटबुक? तो तुरंत लिखना शुरू कर दो। मैं आपको बता दूंगा 2-3 सिलेक्टेड चुनिंदा परिभाषाएं जो है उसको लेकर। चलो लिखो। अब देखिए, पहली एक परिभाषा आप लिखिए, मोन्तेन। मोन्तेन की परिभाषा लिखो। एक फ्रांस विद्वान है, विद्वान का नाम लिखिए मोन्तेन। और इन्होंने जो कह दिया है वह एक वाक्य के भीतर निबंध को लेकर कहा है। निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। आप लिख रहे हो? मुझे आप उत्तर दे दो, आप लिख रहे हो? जी सर। हाँ ठीक है। तो मोन्तेन को लेकर एक वाक्य लिखो आप, निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। फिर इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आप लिखे और फिर इन्होंने जो वाक्य लिखा हुआ है, कह दिया, ये लिखो। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए, निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए
जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो, जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर, निजीकरण को लेकर अगर किसी भी विषय से, चाहे रेल से हो, चाहे हवाई जहाज से हो, चाहे बैंकों से हो, किसी भी विषय को लेकर अगर निबंध पूछा गया तो मैं जो लिखूंगा वो आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वो कोई दूसरा नहीं लिखेगा। हमारा ज्ञान, हमारी सोच, हमारा आकलन उस पर निर्भर रहेगा कि ये निजीकरण वाला मामला क्या है। मैं अगर पक्ष में हूं तो मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा है हमारे देश के विकास के लिए, और कोई दूसरा व्यक्ति इसके विपक्ष में कहेगा कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है और भविष्य में जाकर हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता, हमारे देश का विकास ये पूरी तरीके से रुक जाएगा और फिर छूट जाएगा, लोग मर जाएंगे, लोग आत्महत्या करेंगे, तो ये उसका नजरिया हो। तो ये उस नाते जो है व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता का असर इस पर जो है पड़ता है, जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो, ये शुक्ल जी का कथन है। तो ये दो परिभाषाएं यहां पर है। इसके अलावा सबसे पहले पन्ने पर जो है मैंने यहां पर जो, हाँ ये आप चाहे तो इसको किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखे तो सीधे परिभाषा लिखे, किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर, किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में रचना को निबंध कहते हैं। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। ठीक है, ये तीन परिभाषाएं दे दी हैं। इसके अलावा विद्वानों के नाम नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा बातें जो है निबंधों के बारे में कही गई है। तो इसको भी चाहे तो आप क्रम से लिखो। निबंध अनियमित, असीमित और असंबद्ध रचना है। निबंध अनियमित, असीमित और असंबद्ध रचना है। निबंध अनियमित, असीमित और असंबद्ध रचना है। हो गया कंप्लीट। फिर दूसरा लिखिए, निबंध वह लेख है, ये परिभाषा ही आप कहें इसको। निबंध वह लेख है जिसमें, निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर, निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। और विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार व्यक्त करने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आपको उस विषय से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें पता होनी चाहिए, तभी जाकर ये संभव हो सकता है। बातें पता होना और फिर उसका आकलन करना भी जरूरी होता है। फिर आप उसके आधार पर अपना एक विचार और अपना एक मंतव्य तय करते हो और फिर उसको लेकर लिखना शुरू कर देते हो। तो उस नाते निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। फिर आगे, मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। अब ये मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती, ये वाणिज्य विषयक निबंधों के लिए सही साबित नहीं होता, ये आप ध्यान में रखिए। जिन निबंधों में आत्मकथन होता है, जो निबंध साहित्यिक
पुट के साथ सृजनात्मक तरीके से आ जाते हैं, उस जगह पर मन की उन्मुक्त उड़ान होती है। आप वाणिज्य विषयक निबंधों को लिखते वक्त मन की उन्मुक्त उड़ान नहीं भर सकते हो। वहां पर फैक्ट्स, तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आप अगर बताने लगे कि बेरोजगारी पर उपाय, ये निबंध आपको लिखने के लिए कह दिया, तो इस जगह पर मन की उन्मुक्त उड़ान किसी काम की नहीं है। अगर आप तथ्यों को सामने रख रहे हो तो आपको सीधे तरीके से उपाय बताने पड़ेंगे कि मैं छोटे रोजगारों को बढ़ोतरी दे दूं, विकास करूं। और आम तरीके से मैं ये केवल कहकर नहीं छोड़ सकता हूं, उसको एक बाकायदा रूपरेखा बनाई जानी चाहिए, क्या क्या उसमें किया जाना चाहिए ये बताना होगा। अगर उन्मुक्त साहित्यिक निबंध के तहत आ जाता है और हम लोग उस तरीके से लिखना शुरू कर दे, और किसी बच्चे ने लिख दिया कि मैं एक जादू की छड़ी ऐसे घुमाऊंगा और सारी बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। तो ये उन्मुक्त उड़ान वाणिज्य विषयक निबंधों के लिए किसी काम की नहीं है। तो उस नाते आप ध्यान में इसको, फर्क जो है इसका साहित्यिक निबंध और वाणिज्य विषयक निबंध, इसके अंतर को आप समझें। चौथा मुद्दा जो है इसमें मानसिक विश्व का बुद्धि विलास से निबंध है। मतलब हमारा मनोवैज्ञानिक जो विश्व होता है उसको बौद्धिकता के आधार पर हम लोग आकलन करने की कोशिश करते हैं। मानसिक विश्व का बौद्धिक विलास से निबंध है। मतलब इन दोनों का कुल मिलाकर जो असर होगा वह निबंध कहा जाएगा। लिखा, मानसिक विश्व का बुद्धि विलास से निबंध है। अर्थ बुद्धि विलास से निबंध है। अगला मुद्दा आप चाहे तो लिखे, सीमित समय और सीमित शब्दों में। मतलब आपको निबंध के भीतर गैर जरूरी अतिरिक्त लेखन करने की जरूरत नहीं है। आप उतना ही लिखे जितना लिखना आवश्यक है और उतने ही समय में इसको खत्म करें। सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। सीमित समय और सीमित शब्दों में, सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही, क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। अब देखिए, ये जो 5 मुद्दे मैं आपको लिख कर दे चुका, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो निबंध की विशेषताओं पर भी प्रकाश डालते हैं, निबंध के परिभाषा पर भी प्रकाश डालते हैं और निबंध के स्वरूप पर भी प्रकाश डाल देते हैं। इसके बाद जो है मैं क्रम से कुछ मुद्दे लिखकर दे रहा हूं, अच्छे निबंध की विशेषताएं। मुद्दे केवल लिखकर रखे। हाँ, अब देखिए, पहला मुद्दा इसमें आप लिखे, एक एक वाक्य में दिया है, परंतु इसको हम लोग मुद्दों में बना देंगे। वाक्य में पढ़ता हूं और फिर बाद में मुद्दे आप लिखे, मुद्दा जो बता दूंगा उसको लिखे। अच्छे निबंध की विशेषताएं। पहला जो है, निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। तो आप मुद्दे में लिखे भाषा विषय के अनुरूप, भाषा विषय के अनुरूप। पहला मुद्दा आप लिखेंगे भाषा विषय के अनुरूप। दूसरा, विचार डैश देकर आगे लिखो, परस्पर तारतम्यता। विचार डैश देकर उसके आगे लिखो परस्पर तारतम्यता। मतलब एक विचार, पहले परिच्छेद में एक विचार है, दूसरे में दूसरा है, तीसरे में तीसरा है, तो इनमें आपसी जुड़ा होना चाहिए। ये कट नहीं होना चाहिए, ये अलग नहीं होने चाहिए। विचार परस्पर तारतम्यता। तीसरा मुद्दा लिखो, मैं पढ़ता हूं, मुद्दा बना देंगे, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। विषय से संबंधित, समझ लो विषय राष्ट्रीयकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन बैंकों का है, तो इस विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर तो आप इसको मुद्दा लिखे, विषय की संपूर्ण
चर्चा, आप चाहे तो लिखे मुद्दा विषय की संपूर्ण चर्चा। विषय की संपूर्ण चर्चा। अगला मुद्दा लिखिए, देखिए यहां सारांश को लेकर बात कही है, तो हम लोग इसके पहले जो है एक मुद्दा ले लेंगे प्रस्तावना, और डैश देकर उसके आगे लिखो विषय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना। प्रस्तावना डैश देकर आगे लिखो विषय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना। और फिर अगला मुद्दा लिखिए सारांश, डैश देकर उसके आगे लिखो सारांश के बाद लिखे गए निबंध का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करना। सारांश उसके आगे लिखो लिखे गए निबंध का संक्षिप्त स्वरूप में विश्लेषण करना। फिर अगला मुद्दा लिखो व्याकरणिक नियम और वर्तनी। व्याकरणिक नियम और वर्तनी मतलब निबंध की विशेषताओं के तहत ये ध्यान में रखा जानी चाहिए कि हमारा लेखन है ये शुद्ध होना चाहिए। उसमें जहां पर विराम चिन्ह, शुद्धता, शुद्धता, वर्तनी के बाद उसकी ह्रस्वता दीर्घता की बात आ जाती है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये इसकी निबंध की विशेषता है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके शब्दों का अनर्थ हो जाएगा, कुछ गलत अर्थ भी निकल सकता है। व्याकरणिक नियम और वर्तनी। फिर अगला मुद्दा लिखो शब्द मर्यादा। मतलब आप निबंध लिख रहे हो तो फैल रहे हो ऐसी बात नहीं चलेगी। वहां पर आपको अगर कह दिया है कि 2000 शब्दों में लिखो तो 2000 शब्दों में ही लिखना पड़ेगा। हाँ, आपको अगर कोई शब्द मर्यादा नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि शब्द मर्यादा नहीं है तो आप 25 पन्ने निबंध लिखो, ये नहीं होता। वो एक विषय को परिपूर्ण करते वक्त तक आप जा रहे हो, उतना लिख रहे हो, उतने पन्ने तो काफी है। लेकिन उसके बाद भी उसको आप लंबा कर रहे हो, खींच रहे हो, तो बेहतर यही कि आप निबंध लिखने की अपेक्षा कोई कहानी, नाटक या उपन्यास लिखिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है शब्दों की मर्यादा को लेकर। फिर अगला मुद्दा लिखो व्यक्तित्व की छाप। निबंध लेखक के व्यक्तित्व की छाप। निबंध लेखक के व्यक्तित्व की छाप। संक्षिप्तता। सर फिर से बताओ। सातवां मुद्दा है निबंध लेखक के व्यक्तित्व की छाप। निबंध लेखक के व्यक्तित्व की छाप। फिर अगला मुद्दा है संक्षिप्तता। फिर अगला मुद्दा है विचारों की अखंडता। हालांकि संक्षिप्तता को लेकर ऊपर शब्द मर्यादा जो आया है उसमें भी ये विश्लेषण आप कर सकते हो। विचारों की अखंडता जो है ये भी जो है यहाँ पर परिच्छेदों के भीतर या विचारों के भीतर तारतम्य होना चाहिए। ये बात ऊपर आ गई है, विचारों में परस्पर तारतम्यता। तो ये विचारों की अखंडता को लेकर आ जाता है। अखंड धारा होनी चाहिए, एक अपेक्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, ये निबंध की विशेषताएं। इसके अलावा और कुछ विशेषताएं हैं कि मैं देख लेता हूं नीचे, फिर दोबारा विशेषताओं की बात आ गई है
हाँ, और एक लिखो एक सूत्रता विशेषता में आप आंकड़ा जोड़ दो अगला, एक सूत्रता। ठीक है, बाकी जो है ये रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 10 मुद्दे आपके पास उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अभी समय खत्म हो रहा है। तो आप मान कर चले कि पहला मुद्दा जो है अपना तात्पर्य और परिभाषा को लेकर कंप्लीट हो चुका है निबंध का, और निबंध की विशेषताएं भी मैं लिखकर आपको दे चुका हूं। और कल जो अपना लेक्चर होगा तो उसमें थोड़ा सा हम लोग निबंध के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे, अगर बच्चे कल आ गए तो। नहीं तो फिर सोमवार के दिन इस पर चर्चा करेंगे। और सोमवार के दिन हम लोग ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। तो आप ध्यान में ये भी बात रखेंगे कि हमारा सोमवार के दिन 100% 100% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं इसी टॉपिक को लेकर एक 10 अंकों का टेस्ट ले लूंगा। आज ही अभी समय है मुझे, तो ये प्रश्न मैं निकाल कर रख देता हूं, और फिर बुधवार के दिन हम लोग इस पर टेस्ट ले लेंगे। हालांकि इस पर सवाल पूछने लायक स्थितियां ज्यादा है नहीं, मुझे थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये कोशिश कर लेता हूँ, 10 सवाल इसमें से निकाल लेता हूँ। तो आप एक तैयारी के साथ रहे, और मेरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा सोमवार के दिन। मुझे आप बता दो, कॉमर्स फैकल्टी में और किसी विषयों के सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं सर। कितना बाकी है अभी? राहुल बता दो, कितना बाकी है? सर 2-3। मतलब मुझे परसेंटेज में बता दो, कितना, 20%, 30%, क्या कितना बाकी है? 30% सर। ठीक ठीक है। और अब देखिए, अपने लेक्चर जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने बहुत लंबी टर्म है। हालांकि ये हो गई है, और फिर अभी जनवरी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले जो रेगुलर अपनी पढ़ाई होती थी तो 3.5 महीने तक की एक टर्म चलती थी, और उसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। अगर रह भी गया तो बच्चे तैयारी अपनी खुद की खुद ब खुद कर लेते थे। लेकिन अभी हो सकता है लोग थोड़े से धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय है इसलिए। लेकिन मैं ये सिलेबस खत्म जैसे ही हो जाऊंगा तो जो आपको मुश्किलें है उसकी पुनरावृत्ति करूंगा, आप आपसे बात करके, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो हम लोग कर लेंगे।